नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं दक्कन के पठार के बारे में, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने अरावली के बारे में देख लिया था, विंध्यन के बारे में, सतपुड़ा के बारे में, मालवा के पठार के बारे में, छोटा नागपुर के पठार, शिलोंग के पठार के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली थी। बहुत बढ़िया से मैंने शांतिपूर्ण ढंग से आराम से समझाया है, लिखवा लिखवा के समझाया है, ताकि जब तक मैं लिखूं तब तक आपको दिमाग में थोड़ा सा ग्रास्प करने का और टाइम मिल जाए। ये चीज़ें बड़ी थोड़ी आप कहोगे टफ भी है, और अगर एक बार समझ में आपको आ गई तो बहुत आसान भी है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में खास तौर से, है ना। तो आगे के कुछ और जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके भाग रह गए, जैसे दक्कन का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, तो उनके बारे में आज हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। देखिए, कल हमने देखा था यहाँ पर अरावली है ना। ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मालवा का पठार था, है ना। यहाँ का मालवा का पठार, ये विंध्यन श्रेणी है। इसके जो पूर्वी भाग हैं इनको भांडेर की पहाड़ियाँ, या और आगे हैं इन्हें कैमूर की पहाड़ियाँ कहा जाता था। ये सतपुड़ा है, राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल श्रेणी इसमें थी, है ना। उसके बाद में हमने क्या देख लिया था, छोटा नागपुर का पठार देख लिया। ऊपर का जो पठार है वो हजारीबाग का पठार, नीचे रांची का पठार। यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ हुआ करती थी, यहाँ पर गड़जात हिल्स हुआ करती थी, है ना। इसके बीचों बीच से दामोदर नदी बहती थी, यहाँ से सुवर्ण रेखा नदी बहा करती थी, है ना। फिर यहाँ पर है शिलोंग का पठार, यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया तीन पहाड़ियाँ, यहाँ पर मिकिर और रेंगमा दो पहाड़ियाँ हुआ करती थी, है ना। ये सब चीज़ें हमने कल के लेक्चर में जान ली हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इस दक्कन के पठार के बारे में। और यहाँ पर देखिए, ये तापी नदी है, इस तापी नदी के दक्षिण से लेकर आप कहोगे कन्याकुमारी तक ये जो आपको दिख रहा है ये पश्चिमी घाट है ना। और ये जो आपको कटापटा एक या पूर्वी तट के सहारे जो आपको दिख रहे हैं पर्वत श्रृंखलाएं, इसे कहा जाता है पूर्वी घाट, है ना। ये आपको दिख रहा है ईस्टर्न घाट्स। इसके बारे में साथ साथ ये दक्कन का पठार जो है एक त्रिभुजाकार आकृति, इस दक्कन के पठार के बारे में भी जानकारी हासिल हम करेंगे कि इस दक्कन के पठार में कौन कौन सी श्रेणियां वगैरह आती हैं। ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल हम करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो एक एक करके देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम आ जाते हैं यहाँ पर दक्कन के पठार के ऊपर। तो हेडिंग डाल लीजिए, माफ़ कीजिएगा, दक्कन का पठार। आप नोट्स अगर चाहो तो बना सकते हो, कोई नहीं। यह है दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार देखिए है कहाँ से शुरू, ये देखिए, ये तापी नदी, तापी नदी आपको दिख रही है। और ये यहाँ पर है केप केमोरिन, या जिसे हम कहते हैं कन्याकुमारी। तो तापी नदी के मुहाने से लेकर, यानी कि आपको तापी नदी से लेकर और केप केमोरिन तक इसका विस्तार है। तो कहाँ से कहाँ तक, तापी नदी से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है ना। अगर हम विस्तार देखें तो तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है पश्चिमी घाट का, है ना। पश्चिमी घाट का विस्तार हम देख रहे हैं। अब हम अगर देखें दक्कन के पठार में, तो इस दक्कन के पठार में कुछ पहाड़ियां हैं, है ना। जैसे ये तो हमने देख लिया था, ये सतपुड़ा रेंज है पूरी। सतपुड़ा के नीचे से देखिए महादेव श्रेणी, महादेव में से ये देखिए निकल के यहाँ पर जा रही है क्या, तापी नदी। और फिर इसमें कुछ पहाड़ियाँ आ जाती है दक्कन के पठार में। तो इस दक्कन के पठार में जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों के बारे में भी हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो चलो हम यहाँ पर एक बार क्या करते हैं, एक बार मैप हम इंडिया का बना लेते हैं अपने हिसाब से। ऊपर वाला छोड़ो, यहाँ पर आ जाते हैं, है ना। ये यहाँ पर सतपुड़ा पहाड़ियाँ थी, ये चार पहाड़ियाँ मैंने आपको कल बताई थी। ये राजपीपला, ये गाविलगढ़, ये महादेव, ये मैकाल। एक एक चीज़ आपको ऐसे याद करवाता चलूँगा। यहाँ से इन महादेव श्रेणी में बैतूल का पठार मैंने बताया था, इसके दक्षिण में इस बैतूल के पठार से निकलती है कौन सी नदी, तापी नदी, है ना। अब देखिए, ये पूरा दक्षिण का पठार है, इसे हम क्या कहते हैं, दक्कन का पठार। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर ये जो आपको पूरा यहाँ पर दिखेगा, ये है दक्कन का पठार यहाँ तक, है ना। तो इस दक्कन के पठार में अब कुछ पहाड़ियाँ हैं। वैसे तो अगर पढ़ने लायक जो चीज़ें हैं ज़्यादातर महत्वपूर्ण वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में है, परंतु इस दक्कन के पठार में भी कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं।
तो इस दक्कन के पठार में मोटा मोटी अगर हम देखें तो 4 पहाड़ियाँ आ जाती हैं। सबसे ऊपर देखिए ये गाविलगढ़ जो है ना, इस गाविलगढ़ को ये दक्कन के पठार में भी मानते हैं। तो सबसे ऊपर ऊंची अगर हम देखें नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे ऊपर तो कौन सी आ गई, गाविलगढ़ी आ जाती है। इस गाविलगढ़ के बाद में एक नीचे श्रेणी आती है यहाँ पर महाराष्ट्र में, इसका नाम है अजंता श्रेणी। क्या नाम है इसका, अजंता श्रेणी। इस अजंता श्रेणी के नीचे एक और श्रेणी आती है, ये कौन सी है, ये बालाघाट श्रेणी है। कौन सी श्रेणी, बालाघाट श्रेणी। और ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में। और ये अजंता भी महाराष्ट्र में, गाविलगढ़ भी महाराष्ट्र में। इस बालाघाट श्रेणी के दक्षिण में एक और श्रेणी आती है जो कि महाराष्ट्र में ही है। इसका नाम क्या जाता है, इसका नाम है हरिश्चंद्र। क्या नाम है, हरिश्चंद्र श्रेणी। तो इस प्रकार से ये संरचनाएं जो है वो शामिल की जाती है दक्कन के पठार में, है ना। अगर हम देखें ये तो विस्तार जो है ये है किसका, पश्चिमी घाट का। ये विस्तार किसका है, पश्चिमी घाट का ये विस्तार है ना। तो अब अगर हम देखें तो ये दक्कन का पठार कौन कौन से संरचनाओं के बीच में है, तो इधर तो देखिए क्या आ गया, पश्चिमी घाट, इधर क्या आ गया, पूर्वी घाट, है ना। तो इन सब के बीच में है ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और उत्तर में क्या आ गया, ये सतपुड़ा। तो ये आप कहो कि यहाँ पर सतपुड़ा, यहाँ पर पश्चिमी घाट, और यहाँ पर है पूर्वी घाट। इनके बीच में जो है ये क्या है, इनके बीच में आ जाता है दक्कन का पठार, है ना। ये दक्कन का पठार का निर्माण कब हुआ था, जब भारतीय प्लेट जो है मैंने बताया था रीयूनियन आइलैंड्स के पास से, रीयूनियन जो आप कहो कि द्वीप है, वहाँ से जब गुजर आता तो हॉटस्पॉट की वजह से, हॉटस्पॉट गतिविधि की वजह से यहाँ पर लावा जो है वो कब उसका विस्तार हो जाता है, उसकी वजह से दक्कन का पठार का निर्माण होता है ना। ये मुख्यतः दक्कन का जो पठार है वो किससे बना हुआ है, तो दक्कन का पठार जो है मुख्यतया दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना हुआ है। अब दक्कन ट्रैप क्या होता है, तो भारत की भौगोलिक संरचना जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था ना, आधा, कवि, गोद, ये सब मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप। तो ये दक्कन ट्रैप से मिलकर क्या बना है, ये दक्कन का पठार बना हुआ है ना। तो ये हमने देख लिया दक्कन के पठार के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, दंडकारण्य का पठार। तो आगे हम क्या देखेंगे, दंडकारण्य का पठार। एक मिनट में यहाँ पर मैप बना लेता हूँ वापस से अपने भारत का। ये लीजिए जी, ठीक है, बन गया, कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार, क्या है यहाँ, छोटा नागपुर का पठार है ना। और यहाँ पर था दंडकारण्य का पठार, ये क्या है, दंडकारण्य का पठार। और ये दंडकारण्य का पठार है कहाँ, ये है छत्तीसगढ़ में, है ना। इस दंडकारण्य के पठार के बारे में भी हम जानेंगे। तो ये दंडकारण्य का पठार है छत्तीसगढ़ में, और इस दंडकारण्य के पठार का जो दक्षिणी भाग है, ये जो वाला जो भाग है, इसे क्या कहा जाता है, बस्तर का पठार। ये छत्तीसगढ़ में, ये भी कहाँ है, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में। तो ये दंडकारण्य का पठार भी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है ना। तो ये हमने देखा दंडकारण्य का पठार। और ये दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा में फैला हुआ है। अगर इसको और भी हम देखें तो थोड़ा सा भाग इसका उड़ीसा में भी फैला हुआ है। और ये दंडकारण्य का पठार जो किसके लिए महत्वपूर्ण है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भारत में टिन के उत्पादन के लिए, टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन, दंडकारण्य का पठार। अब देखिए ये जो दंडकारण्य का पठार है और ये छोटा नागपुर का पठार है, इन दोनों के बीच में ये जो वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये एक तरीके से घाटी के तौर पर बना हुआ है। देखिए ये पठार है मतलब थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये ऊंचा उठा हुआ भाग है। परंतु ये वाला जो क्षेत्र है, हालांकि है ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग, परंतु ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है,
ये क्षेत्र एक घाटी के रूप में बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये घाटी रूप में, है ना। तो ये क्या है? ये है महानदी बेसिन। बेसिन कोई भी चीज होती है, मतलब इस प्रकार से कोई भाग बना हुआ होता है, उसे कहते हैं बेसिन, है ना। तो ये बेसिन टाइप से यहाँ पर बना हुआ है, यानी एक आप कहो कि थाला का जैसे ये बना हुआ है। आप कहो तो इसको गर्त तो आप नहीं कह सकते, है ना। तो इस प्रकार से ये बना हुआ है। आप इसे गहरा क्षेत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गहरा क्षेत्र। तो ये जो है महानदी बेसिन, यहाँ से महानदी बहती है ना। यहाँ से महानदी नदी बहती है। कहाँ पर? ये जो आपको दिख रहा है ये महानदी बेसिन कहाँ पर है? तो महानदी बेसिन है छत्तीसगढ़ में। महानदी बेसिन कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है ना। तो इस महानदी बेसिन के बारे में अगर हम थोड़ी सी जानकारी लें तो इस महानदी बेसिन के बारे में हम लिख सकते हैं यहाँ महानदी बेसिन, यहाँ हमने हेडिंग डाल देंगे और यहाँ पर हम लिखें अगर महानदी बेसिन के बारे में, तो सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी यही हो जाएगी कि ये भाग किसका, ये कहाँ का, किसके किसके मध्य है। तो देखिए ये छोटा नागपुर का पठार और दंडकारण्य के पठार के बीच में मौजूद है ना। तो किसके बीच में? ये छोटा नागपुर और दंडकारण्य पठार के मध्य स्थित है। ठीक है साहब, पता लग गया। फिर और अगर हम चीज देखें तो ये जो बेसिन टाइप की टोपोग्राफी यहाँ पर है, यहाँ पर खूब ज़्यादा मात्रा में पानी है। क्या है? यहाँ जल की आपूर्ति खूब ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर है। कैसे? एक तो नदी है यहाँ पर, है ना। दूसरी बात, ये जो बंगाल की खाड़ी है, इस बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं तो वो चक्रवात आके यहाँ पर टकराते हैं। उड़ीसा में आपने सुना होगा ना, उड़ीसा में चक्रवात टकराया, तो उन चक्रवात की वजह से भी वर्षा होती है। मैंने वर्षा आपको बताई थी ना, 3 प्रकार की, पर्वतीय वर्षा और मैंने सामान्य वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवाती वर्षा यहाँ पर खूब ज़्यादा मात्रा में होती है। तो यहाँ पर जलापूर्ति खूब ज़्यादा अच्छी है। इसकी वजह से यहाँ पर धान का उत्पादन खूब होता है। तो ये धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है महानदी बेसिन। इसे भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं। इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। धान का कटोरा भी कहा जाता है। और है कहाँ? ये छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर चावल खूब मात्रा में उगाया जाता है इस महानदी बेसिन में, है ना। चक्रवात की वजह से यहाँ पर खूब ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है। ये सब चीज़ें हमने जान ली महानदी बेसिन के बारे में। साथ ही साथ दंडकारण्य के पठार के बारे में, इसका दक्षिणी भाग से बस्तर का पठार कहते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में मौजूद है। इस चित्र की सहायता से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। चल लेते हैं, हम आगे आ जाते हैं। तो ये हमने दक्कन का पठार जो इसके बारे में भी देख लिया। यहाँ पर हमने देख लिया कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो यहाँ पर आ जाती है पहले तो गाविलगढ़ की जो है वो आ जाती है, फिर यहाँ पर आ जाती है अजंता श्रेणी, फिर यहाँ पर बालाघाट श्रेणी आ जाती है, फिर सबसे नीचे जो है वो क्या आ जाती है? हरिश्चंद्र श्रेणी आ जाती है। अब हम देख लेते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। किसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे? पश्चिमी घाट के बारे में। 1 मिनट में पानी पी लूं। हाँ जी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये दोनों ऐसे हैं कि इनमें बहुत विस्तार से जानने की इनमें आवश्यकता है। तो इससे पहले कि इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये सब चीज़ें हम जानें, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनका निर्माण जो है पश्चिमी घाट का किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चित्र बना के दिखा रहा हूँ। वो चित्र आपको एक बार, अगर आप नोट्स बना रहे तो आपको बना लेना है, नहीं तो आपको वो समझ लेना है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बना रहा हूँ। देखिए ये क्या है? ये पश्चिमी तट है अपना, अपने देश का पश्चिमी तट। कल्पना करना, ये जो तट है ना, ये पूरा तट मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, पश्चिमी तट। और ये जो आपको जल यहाँ दिख रहा है, ये है पूर्वी तट, है ना। इसे कहते हैं पूर्वी तट। ये पूर्वी तट है, ये है ना। जैसे अगर हम कहें तो बम्बई जो है वो कहाँ पर है? मुंबई आज का वो यहाँ पर है। और चेन्नई अगर हम कहें तो यहाँ चेन्नई जो है इस पूर्वी तट पर है। यहाँ चेन्नई है और यहाँ पर मुंबई है। ठीक है, अब देखिए जब भारत जो है वो
जो अफ्रीका से अलग हो रहा था, तो यानी कि इंडियन प्लेट जो है जब अफ्रीका से अलग हो रही थी, पृथक हो रही थी, तब जाके इसका निर्माण होता है किसका, पश्चिमी घाट का, है ना। अब आप देखिए, अगर आप यहाँ पर ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, दक्कन का पठार, यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो ये पश्चिमी घाट आपको देखिए ऊंचे नहीं दिख रहे ना, कोई आपको पर्वत के जैसे ये नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर आप खड़े होकर देखोगे तो ये पूर्वी घाट आपको पर्वत के समान नज़र नहीं आएंगे। पर आप यहाँ खड़े होकर देखोगे, अगर आप यहाँ खड़े हो और फिर पूर्वी घाट की तरफ देख रहे हो तो आपको, ये पश्चिमी घाट की तरफ देख रहे हो तो आपको खूब ऊंचाई नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि जो इसका ये पश्चिमी भाग है ये एक कगार है ना, ये एक क्या है, ये एक कगार है ना, एक कगार भ्रंश, कगार या आपको कगार भ्रंश का रूप इसने ले लिया। क्यों? क्योंकि ये भाग एक तरीके से आप सोचो कि ये टूटा था, यहाँ से, कहाँ से, अफ्रीका से ये अलग हुआ था, इसकी वजह से हमें ऊंचा दिखाई देता है। और भारत को जब यूरेशियाई प्लेट से टकराता है उसकी वजह से इसका ढाल जो है वो पूर्व की ओर इस प्रकार से हो जाता है। इसलिए तो पश्चिमी घाट जो दक्कन के पठार में यहाँ पर नदियाँ बहती है, आपको हो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार में ये नदियाँ कहाँ से, पूर्व की ओर बहती हैं, है ना। अगर हम देखें सतपुड़ा के बाद में यहाँ पर नदियाँ जो भी है वो पूर्व की ओर बहती हैं, और विंध्यन के ऊपर के जो है उसका जो ढाल किस तरफ है, उसका ढाल उत्तर की तरफ है ना। तो ये मैंने बता दिया आपको कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का निर्माण किस लिए हुआ था। तो वास्तविकता में कोई पर्वत नहीं है। अगर आप यहाँ खड़े होकर देखोगे या अगर आप यहाँ खड़े होकर देखते हो तो ये कोई पर्वत आपको नजर नहीं आएगा, परंतु आप पश्चिमी तट पर खड़े होकर देखोगे तो आपको खूब बड़ा ऊंचाई पर्वत नजर आता है ना। ये सब चीजें हमने इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली, है ना। ये जान गए आप कि किस प्रकार से इनका निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर चित्र जब बनाई हुआ तो क्यों बनाए दोबारा, तो देखिए ये है तापी नदी और ये है यहाँ पर केप कैमोलिनिया कन्याकुमारी। तो इसका विस्तार अगर हम देखें, अब पश्चिमी घाट हेडिंग लगा लेते हैं, इसका विस्तार अगर हम देखें तो इसका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार हो जाए हम देख लेंगे तापी नदी के मुहाने से लेकर, तापी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, है ना, जिसे केप कैमोरिन भी कहा जाता है। जैसे केप ऑफ गुड होप है ना, वैसे ही केप ऑफ गुड होप कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ तक जो है इसका विस्तार है। लगभग कितने किलोमीटर में इसका विस्तार है, तो लगभग 1600 किलोमीटर ये इसका विस्तार है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक का विस्तार इसका 1600 किलोमीटर तक का इसका विस्तार है ना। अब इसके बारे में एक और फैक्ट है, वो है कि हिमालय के बाद में, भारत में हिमालय के बाद में अगर हम देखें तो बाद सबसे लंबा पर्वत कहाँ, भारत में, तो वो कौन है, वो पश्चिमी घाट है हिमालय के बाद में। अब हिमालय के बारे में एक और चीज़ है, हिमालय से भारत में थोड़ी है, हिमालय तो नेपाल में भी है, चीन में भी है, इंडिया में भी है ना, पाकिस्तान में भी है। तो हिमालय जो है वो तो, अगर हम पूरा हिमालय की बात करें तो पश्चिमी घाट आ जाते हैं दूसरे नंबर पर, परंतु जो भारत में हिमालय है उससे तुलना करें तो पश्चिमी घाट भारत में हिमालय से भी बड़ा है ना। अगर हम देखें केवल भारत में स्थित हिमालय से तुलना करने पर, भारत में स्थित हिमालय से तुलना करने पर पश्चिमी घाट सबसे लंबा पर्वत है, सबसे लंबा पर्वत है। इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली। अब देखिए ये जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये एक फैक्ट हो गया कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के, एग्जाम में सह्याद्री लिखा हुआ भी आ जाए तो भी आप समझना कि बात किसकी हो रही है, पश्चिमी घाट की ही हो रही है। और ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बताया दिया कि सही मानों में, ये भी आप लिख लेना कि सही मानों में ये कोई पर्वत नहीं है, बल्कि ये एक भ्रंश कगार है ना। सही मानों में यह है पर्वत ना होकर एक क्या है, भ्रंश कगार है ना, जिसका निर्माण कब हुआ था, जब भारत अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर उत्तर की ओर प्रवाह करने लगता, तब इसका निर्माण हुआ था, है ना। तो ये हमने
पश्चिमी घाट के बारे में इतनी जानकारी हासिल कर ली है। और आगे देख लेते हैं इसके बारे में, और आगे जो है देख लेते हैं क्या फैक्ट है। हाँ, अब देखें, मैं फिर से यहाँ पर अपना मैप बना लेता हूँ भारत का। ये जी अपना मैप बन गया। ये उत्तर भारत को छोड़ो, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर है तापी नदी, है ना, यहाँ पर महादेव श्रेणी थी और यहाँ से निकलती है तापी नदी। और ये है कच्छ गुजरात का, और ये है सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात का। सौराष्ट्र क्षेत्र है, ये है खंबात की खाड़ी। ये क्या है? खंबात की खाड़ी। ये जो आपको दिख रही है ये खंबात की खाड़ी है। ये जो आपको दिख रही है कच्छ की खाड़ी है। क्या है? कच्छ की खाड़ी। तो यहां पर देखिए, ये जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, ये मैं इसको सौराष्ट्र को बाहर लिखता हूं, माफ कीजिएगा, दोबारा बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, पूरा ही एक बार क्लियर कर देते हैं, अपने हाथ में है। आपको कहीं जाने की जल्दी तो नहीं हो रही, क्योंकि मुझे तो नहीं हो रही। चलो दोबारा समझ लेते हैं। ये राजस्थान वाला पार्ट आ गया है, ये ऊपर छोड़ देते हैं। ये क्या है? ये कच्छ प्रदेश है। ये क्या है? ये सौराष्ट्र प्रदेश है। ये जो है ये क्या है? ये कच्छ की खाड़ी है। ये आपको जो दिख रही है ये खंबात की खाड़ी है। ये क्या है? खंबात की खाड़ी है। और यहाँ से ये जो महादेव पहाड़ी है, इसके दक्षिण से ये निकलती है कौन सी नदी? ये तापी नदी है ना। तो हम क्या देख रहे थे, इस तापी नदी के पश्चिम मुहाने से लेकर ये कन्याकुमारी तक, यहां तक, ये आपको कन्याकुमारी दिख रही है, यहां तक क्या पाया जाता है? यह है पश्चिमी घाट। ठीक है, अब देखिए, इस पश्चिमी घाट के उत्तर में ये जो वाला जो क्षेत्र है, सौराष्ट्र वाला, ये अर्धचंद्राकार जो आकृति आपको दिख रही है, इस सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। इनके बारे में भी यूपीएससी पूछ लेती है। तो ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, इस सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाई जाती है 3 पहाड़ियां। कौन सी? अभी बता देता हूं। तो यहां पर 3 पहाड़ियां पाई जाती है। ये है गिर पहाड़ी, ये है मांडव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? मांडव पहाड़ी। और ये है बारदा पहाड़ी। कौन सी? बारदा पहाड़ी। तो यहां पर अब आप लिखना एक चीज, माफ कीजिएगा, हम कहां पढ़ रहे थे? हम यहां पढ़ रहे थे, है ना। तो मैंने आपको बताया ये बारदा पहाड़ी हो गई है। ठीक है, अब आप यहां पर लिखना, आप यहां पर लिखोगे क्या कि पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, किसमें? सौराष्ट्र क्षेत्र में 3 पहाड़ियां हैं, 3 पहाड़ियां स्थित हैं। ठीक है, इनके नाम कौन से हैं? तो इनके नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, गिर की पहाड़ियां, मांडव पहाड़ियां और बारदा पहाड़ियां। ये याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जाता है इसे, गिर, मांडव, बारदा पहाड़ियां कौन से राज्य में? तेलंगाना में? बिल्कुल नहीं, गुजरात के सौराष्ट्र में। ठीक है साहब। अब यहां से ये जो गिर पहाड़ियां हैं, इन गिर पहाड़ियों के बारे में कुछ आपको मैं बताऊं, या इस गिर क्षेत्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपने पास इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? तो ये जो गिर क्षेत्र है, इसमें पाए जाते हैं क्या? भारतीय शेर। देखिए, शेर 2 प्रकार के होते हैं, एक अफ्रीकन लोयन, मैं चीता की बात या बाघ की बात नहीं कर रहा हूँ, लोयन की बात कर रहा हूँ। लोयन, शेर और बाघ में फर्क होता है ना। एक होता है इंडियन लोयन। दुनिया में 2 प्रकार के लॉयन पाए जाते हैं, अफ्रीकन और इंडियन। तो जो इंडियन लॉयन है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में, है ना। तो इंडियन जो लॉयन है वो सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। इस प्रकार के एक्सट्रीम स्टेटमेंट पूछ लेती है यूपीएससी। एक बार पूछ भी लिया था कि
एशियन लोयन जो है, या इसे इंडियन लोयन नहीं कहते, इसे एशियन लोयन कहते हैं। क्या कहेंगे इसे हम? एशियन, एशियन लोयन, है ना। तो यहां पर भी हम कर लेते हैं एशियन शेर। सिर्फ कहां पाए जाते हैं? भारत में। और भारत में भी कहां पाए जाते हैं? सिर्फ गुजरात के गिर क्षेत्र में, है ना। ये गिर वहां पर अभ्यारण्य भी है, नेशनल पार्क भी है ना। तो गिर क्षेत्र में गुजरात के सिर्फ पाए जाते हैं शेर। आप कहोगे सर मैंने तो दिल्ली में भी शेर देखा। कहाँ देखा? चिड़ियाघर में। तो चिड़ियाघर की बात नहीं कर रहा मैं, नेचुरल प्लेस पे कहाँ पाए जाते हैं, ऐसा तो कहीं भी पाए जा सकते हैं, है ना। तो ये एक इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने देख ली। अब हम आगे आ जाते हैं पश्चिमी घाट के ऊपर, है ना। अब हम यहाँ हेडिंग यहाँ लगा सकते हैं हम, गुजरात की पहाड़ियाँ। क्या लगा सकते हैं? गुजरात की पहाड़ियाँ। चलिए आगे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर पश्चिमी घाट के बारे में। तो पश्चिमी घाट जो है वो, यहाँ पर मैप बना लेते हैं वापस हम अपना। माफ करना, बहुत बड़ा सा बनाना पड़ेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत है। आप भी अगर बना रहे हो ना मेरे साथ तो पूरा पेज आप ले लेना और इसमें बनाना, है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हमें लिखनी है। पश्चिमी घाट देखें तो यहाँ मैंने ऑलरेडी बताया महादेव श्रेणी, यहाँ से निकल रही है तापी, ये गल्फ ऑफ खंबात है केम्बे, तो खंबात की खाड़ी में तापी नदी। तो इस तापी नदी से लेकर ये जो आपको यहाँ कन्याकुमारी दिख रहा है दक्षिण में, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है क्या? पश्चिमी घाट। इसका विस्तार अगर हम देखें, विस्तार ऑलरेडी मैंने आपको लिखा दिया है, 1600 किलोमीटर तक इसका विस्तार है ना। हिमालय के बाद में दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में स्थित जो पर्वत है उनमें तो ये सबसे बड़ा है ना। ये हमने सबने देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके बारे में और छोटी छोटी जानकारियाँ, जैसे कि यहाँ पर आ जाती है तापी, और इस तापी नदी के बाद में ये पूरा आपको दिखेगा यहाँ पर पश्चिमी घाट, है ना। ये पश्चिमी घाट आके यहाँ पर ये बन जाता है। ये क्या बनाया है मैं अभी आपको बताऊंगा। ये नीलगिरी है ना, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। इसके बाद में ये एक पहाड़ियाँ यहाँ पर बनी हुई दक्षिण भारत में, ठीक है साहब। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो मुंबई के पास में यहाँ पर है एक दर्रा, जिसे क्या कहते हैं? थाल घाट। देखिए अगर हम तुलना करें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की, तो पश्चिमी घाट जो है वो निरंतर है। निरंतर मतलब इनमें से गैप नहीं पाए जाते हैं। और जो पश्चिमी घाट है ना, ये जो पूर्वी घाट है वो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार से पाया जाता है ना। अलग अलग पहाड़ियों के रूप में ये पाया जाता है। ये ज़्यादा कटापट है क्योंकि नदियाँ जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और इन नदियों ने इसे काट छांट दिया है। तो ये पश्चिमी घाट जो है वो निरंतर है। पश्चिमी घाट निरंतर है ना। इसके सिर्फ मेन 3 दर्रे हैं जिनकी वजह से इनको पार किया जा सकता है। तो यहाँ पर है क्या? थालघाट दर्रा, है ना। इस थालघाट दर्रे के बारे में जानकारी हमें अगर देखें हम तो एक मिनट हम यहाँ से देख लेते हैं। ये जो थालघाट दर्रा है, इस थालघाट दर्रे से हम जाएं तो मुंबई और नागपुर के बीच में, है ना। यानी यहाँ पर है मुंबई, ये क्या है? मुंबई। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आ जाता है नागपुर। तो नागपुर और मुंबई के बीच में अगर हमें कोई सड़क से जाना है तो वो कहाँ जाएंगे? इस थालघाट दर्रे से होकर ही हम जा पाएंगे। कहाँ से जा पाएंगे? इस थालघाट दर्रे से होकर ही हम जा सकते हैं। ये हमने देख लिया थालघाट दर्रे के बारे में। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, है ना। ये हमने ऑलरेडी इसमें बनी हुई है सारी, तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है ना। ये तापी नदी यहाँ से जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इससे क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है ना पश्चिमी घाट को। अब इस उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है?
ये देखिए, ये आपको सब उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी दिख रही है, इसका नाम है कालसुबाई चोटी, है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। मैं पूरी सह्याद्री की नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ उत्तरी सह्याद्री की चोटी बता रहा हूँ। वो क्या है? कालसुबाई चोटी, जो कि कहाँ है? जो कि है महाराष्ट्र में। MS मतलब महाराष्ट्र। समझ में आ गया आपको बात? ठीक है। इस कालसुबाई के दक्षिण में है महाबलेश्वर चोटी, है ना। इस कालसुबाई के नीचे है, ये आपको दिख रही है महाबलेश्वर चोटी, इस कालसुबाई के दक्षिण में। और इस महाबलेश्वर चोटी के बारे में एक बात यह है कि जो यहाँ से कृष्णा नदी निकल रही है, ये जो आपको दिख रही है, ये है कृष्णा नदी, है ना। तो ये कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से ही। तो हम देखेंगे कालसुबाई चोटी के दक्षिण में महाबलेश्वर चोटी अवस्थित है ना। और इसी महाबलेश्वर से क्या निकलती है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम यहीं से होता है। कहाँ से? महाबलेश्वर से ही कृष्णा नदी का उद्गम स्थान होता है। अब ये तो देखिए दोनों के दोनों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मैं आप यहाँ पर लिख भी दूँ, महाबलेश्वर कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में ही है। अब इसके नीचे है कर्नाटक। तो कर्नाटक में भी दो पहाड़ियाँ यहाँ पर है ना। कर्नाटक में भी दो पहाड़ियाँ हैं। ये जो आपको पहाड़ी दिख रही है और ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है, ये दो पहाड़ियाँ यहाँ पर है कर्नाटक में, है ना। तो कर्नाटक में कौन सी है? एक तो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी और एक है कुद्रेमुख की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? एक है यहाँ पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी और एक आ जाते हैं यहाँ पर कुद्रेमुख की पहाड़ी, है ना। तो जो ऊपर है वो ब्रह्मगिरी की, नीचे जो है वो कुद्रेमुख की पहाड़ी है। तो कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्षेत्र में दो पर्वत चोटियां है। कौन सी? पहली जो उत्तर में आ जाती है वो ब्रह्मगिरी, और उसके दक्षिण में आ जाती है वो कुद्रेमुख। कुद्रेमुख क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसका आकार घोड़े के मुख जैसा है। कुद्रे जो होता है वो कर्नाटक में, कन्नड़ भाषा में उसको घोड़े को ही कहा जाता है। अब इस ब्रह्मगिरी की पहाड़ी की से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? इस ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ही कावेरी नदी का उद्गम होता है। ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये ब्रह्मगिरी, इसके नीचे जो है यहाँ पर कुद्रेमुख की पहाड़ी है ना। हाँ जी। तो ये जो आपको दिख रही है कावेरी नदी, ये कावेरी नदी जो है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, फिर आगे जाकर वो तमिलनाडु से बहते हुए जाकर यहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये कर्नाटक में हमने देख लिया ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख की पहाड़ी, दो चोटियां हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं और नीचे। तो और नीचे जब आते हैं तो ये जो आपको एक पर्वतीय गांठ आपको दिख रही है, पर्वतीय ग्रंथि भी जिसे कहते हैं, ये पर्वतीय ग्रंथि, इसका नाम क्या है? इसे कहते हैं नीलगिरी। तो आगे आ जाते हैं यहाँ पर, ये है, इस ग्रंथि को कहते हैं नीलगिरी, है ना। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, आप लिखना दक्षिण भारत में या सुदूर दक्षिण भारत में हम कहें कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में एक दूसरे से, ऐसा कैसे स्टेटमेंट जो है वो बन गया था, मिलते हैं, माफ कीजिएगा, और एक पर्वतीय ग्रंथि, गांठ नहीं कहेंगे, ग्रंथि का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? पर्वतीय ग्रंथि का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या है? जिसे नीलगिरी पहाड़ी कहा जाता है।
तो देखिए ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर आके मिल रहे हैं, ये है नीलगिरी की पहाड़ी। समझ में आ गई आपको बात, है ना। अब इस नीलगिरी, ये जो नीलगिरी पहाड़ी है वो कौन से राज्यों में फैली हुई है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी 3 राज्यों में फैली हुई है। कौन से में? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। समझ जाएंगे आप। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। ऐसा क्वेश्चन बन गया था यूपीएससी में एक बार, पीसीएस में भी बन जाते हैं कि नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है? सिर्फ केरल में, सिर्फ कर्नाटक में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। इस नीलगिरी की पहाड़ियों में एक चोटी है ना। तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा। सबसे ऊंची चोटी किसकी? नीलगिरी पहाड़ियों की। इसका नाम क्या है? डोडा बेटा। बेटा जो है वो पर्वत को कहा जाता है उधर दक्षिणी भाषाओं में, है ना। तो डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की। याद रखिए ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, मैं कह रहा हूं नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ठीक है ना। ये हमने देख लिया डोडा बेटा के बारे में। अब अगर हम देखें इसी नीलगिरी क्षेत्र में, ये जो नीलगिरी क्षेत्र है, इसी नीलगिरी क्षेत्र में आपने ऊटी का नाम सुना होगा, या जिसे उड़क मंगलम कहा जाता है स्थानीय भाषा में। ऊटी या उड़क मंगलम जो है वो इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों में है। बड़ा ही रमणीय क्षेत्र है। मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य मिल चुका है ना। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, वहीं पर है ऊटी, और डोडा बेटा की चोटी पर भी मेरा गया हुआ। तो ये ऊटी और उड़क मंगलम ये कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियों में ही है ना। और आगे इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है यहाँ पर, तो केरल वाले भाग में यहाँ पर आपने साइलेंट वैली का नाम सुना होगा। साइलेंट वैली या शांत घाटी का नाम सुना होगा। तो साइलेंट वैली या शांत घाटी जो है वो प्रदेश कहाँ पर है? वो यही नीलगिरी में है। और कहाँ? केरल वाले क्षेत्र में। केरल का जो भाग है उसमें है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क वहाँ पर है, और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये भाग है, और नीलगिरी क्षेत्र में ही वो पड़ता है। ये जो साइलेंट वैली है वो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है ना। यहाँ पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। अब देखिए मैं यहाँ पर एक बार आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ये देख रहा, ये नीलगिरी है, और यहाँ पर जो है ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। ये आपको नीचे दिख रहा है, ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। तो इन नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में जो आपको ये गैप दिख रहा होगा, ये गैप जो दिख रहा है, इस गैप का नाम क्या है? इस गैप का नाम है पाल घाट, है ना। तो ये जो गैप है, इस गैप का नाम है पाल घाट। तो हम देख लेंगे यहाँ पर नीलगिरी और अनाईमुड़ी, अन्नामलाई या अनाईमुड़ी पहाड़ियों के बीच मध्य, पहाड़ियों के मध्य एक प्राकृतिक गैप है ना, जिसका नाम क्या है? जिसे पाल घाट दर्रा कहते हैं। और स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? पलक्कड़। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है पलक्कड़, है ना। पलक्कड़ गैप इसे कहा जाता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। और इसी पलक्कड़ वाला जो क्षेत्र है, इसी पाल घाट से क्या क्या करते हैं, जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ते हैं। केरल और तमिलनाडु को मैं TN से दर्शा रहा हूँ। तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ते हैं, वो इसी जो ये पाल घाट है, इसी के माध्यम से इसे जोड़ा जाता है। ये है पाल घाट, है ना। तो अगर केरल में हम देखें तिरुवनंतपुरम जो कि यहाँ की राजधानी है, और तमिलनाडु में अगर हम देखें मदुरई, क्या माफ कीजिएगा, मदुरई वाला क्षेत्र जहाँ पर मीनाक्षी मंदिर है, तो
तो मदुरई वाले क्षेत्र में मेरा गया हुआ है, मीनाक्षी मंदिर पे का दर्शन मैंने करे हैं, है ना। तो ये अगर आपको तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाना है, यानी केरल से अगर आपको तमिलनाडु जाना है, तो इसी पलक्कड़ या पालघाट क्षेत्र से होकर आपको गुजरना पड़ता है ना। ये हमने देख लिया। अब देखिए, ये जो आपको तीन यहाँ पर मैंने ये पहाड़ियाँ आपको बताई थी, है ना, ये जो तीन पहाड़ियाँ मैंने आपको बताई है, ये तीन पहाड़ियाँ यानी कि इस पालघाट दर्रे के नीचे ये तीन पहाड़ियाँ इस प्रकार से बनी हुई है, मैं आपको बताता हूँ, है ना। यहाँ पर ये गांठ बन गई है, इसके नीचे एक ये सा है और एक पहाड़ी ऐसे निकली हुई है ना। ये पहाड़ियाँ जो आपको यहाँ पर दिख रही है ना। तो ये कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये जो पहाड़ी है आपकी, ये है अन्नामलाई। इसे क्या कहा जाता है? अन्नामलाई। देखिए तमिल भाषा में मलाई का मतलब पर्वत होता है, तो ये अन्नामलाई है, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ये कार्डामम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, या इसे एक और नाम से जाना जाता है इलामलई के नाम से। क्या? इलामलई के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये आप याद रखना, है ना। और ये कार्डामम पहाड़ी है, ये भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है। क्या है? दक्षिणतम पहाड़ी है। तो ये अनामलाई पहाड़ी है, ये कार्डामम पहाड़ी है। तो ये एक और कौन सी पहाड़ी रह गई? ये पहाड़ी है पालनी पहाड़ियाँ। ये है पालनी पहाड़ी, और ये पालनी पहाड़ी कहाँ है? टीएन मतलब तमिलनाडु में ये मौजूद है। ये कार्डामम पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये कार्डामम पहाड़ी हमें केरल प्लस तमिलनाडु में देखने को मिल जाती है। केएल मतलब केरल, है ना। केरल और तमिलनाडु में ये मौजूद है। अगर ये अन्नामलाई देखें तो ये भी केरल प्लस तमिलनाडु में हमें देखने को मिल जाती है ना। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हम कह सकते हैं, सीमा पर ये मौजूद है। ये हमने इस यहाँ वाले क्षेत्र को मैं यहाँ जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। समझ में आ गई आपको बात? अब देखिए, ये जो अन्नामलाई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे भी एक गांठ से बनी हुई है। तो इस अन्नामलाई में एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है? अनाईमुड़ी चोटी। और ये अनाईमुड़ी चोटी है, ये दक्षिण घाट या दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है ना। मैंने आपको यहाँ बताया था डोडा बेटा, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी नीलगिरी में नहीं है, ये नीचे है अन्नामलाई पहाड़ियों में। तो ये जो अनाईमुड़ी है, ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। तो एक नंबर पे अनाईमुड़ी आ जाती है और दो नंबर पे ऊंची चोटी आ जाती है डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी में। ये यहाँ से हमने जानकारी हासिल इसमें कर ली है, ठीक है। ये यहाँ तक की पहाड़ियों के बारे में हमने देख लिया, और यहाँ पर पश्चिमी घाट हो जाता है समाप्त। अब हम कहाँ आ जाते हैं? अब हम आ जाते हैं पूर्वी घाट पर। कहाँ पर आ जाएंगे हम? पूर्वी घाट पर आ जाते हैं। यहाँ हम हेडिंग डाल लेते हैं पूर्वी घाट। यहाँ एक मिनट के लिए हम ना, अगर हम मैप बना लें यहाँ, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट है। अरे पश्चिम घाट के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगा हुआ है, जो ये तट वाला क्षेत्र है, हालांकि ये तो तटीय क्षेत्र में भी हम देख लेंगे, अभी छोड़ते हैं, चलो कोई नहीं, है ना। अब देख लेते हैं ये पूर्वी घाट जो हमारा बना हुआ है। ये पूर्वी घाट जो है ये कटा पठा इलाका है, यानी कि ये पूर्वी घाट जो है ये पूर्णतया एक नहीं है। जैसे पश्चिम घाट जो है वो निरंतर था, उसी प्रकार से ये पश्चिमी घाट कोई निरंतर नहीं है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार से नदियों ने इसे काट रखा है ना। तो यहाँ पर अलग अलग पहाड़ियाँ हैं। जैसे अगर हम देखें, यहाँ पर उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक पहाड़ी है महेंद्रगिरी। कहाँ? उड़ीसा वाले क्षेत्र में यह है महेंद्रगिरी की पहाड़ी, है ना। अब इसके नीचे से आप देखो तो यहाँ से गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी है ये, और यहाँ पर महाबलेश्वर है। यहाँ महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। तो ये क्या हो गया? ये केजी बेसिन हो गया, कृष्णा गोदावरी बेसिन। यहाँ पर गैस वगैरह पाई जाती है ना। अब इसके नीचे और अलग अलग राज्यों में पहाड़ियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। तो जैसे पश्चिमी घाट था वो तो निरंतर था, इसलिए उसको सह्याद्री के नाम से जानते थे। परंतु यहाँ पर जो पूर्वी घाट है वो उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। एक मिनट में पानी पी लूं। देखिए, पहली बात तो पूर्वी घाट जो है
यहाँ पर यह है पश्चिमी घाट के समान निरंतर नहीं है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों ने इसे काट काट छांट दिया है ना। ये हमने देख लिया। तभी हम देखें तो ये जो केजी बेसिन है, यहाँ पर तो एकदम ये नदियों ने ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं इनको एकदम पूरा काट के एकदम समतल ही बना दिया है ना। अब यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसे कहा जाता है। तो हम आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में। ये जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, इस आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में 3 पहाड़ियाँ हैं मोटा मोटी। तो इस आंध्र प्रदेश में 3 पहाड़ियाँ, उनके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यहाँ फिर से बना लेते हैं। इस बार तो बड़ा गंदा बना है, चलो कोई नहीं, है ना। ये सब आप समझते रहना कि यहाँ पर जो है एक कृष्णा नदी है, यहाँ पर जो है ये गोदावरी है, ठीक है। यहाँ पर महेंद्रगिरी है, समझ रहे आप, समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बस थोड़ा सा और रह गया। यहाँ पर 3, ये जो आंध्र प्रदेश है, इस आंध्र प्रदेश में 3 पहाड़ियाँ हैं। इनका क्रम भी आपको याद रखना है, उत्तर से लेकर दक्षिण में, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाती है आपको, यहाँ पर एक पहाड़ियाँ अगर हमें दिखाएं हम आपको, तो ये पहाड़ियाँ आ जाती है नल्ला मल्ला। कौन सी पहाड़ियाँ? नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, ठीक है। इसके दक्षिण में यहाँ पर जो है कुछ पहाड़ियाँ आ जाती है जिन्हें कहा जाता है वेलिकोंडा पहाड़ी। क्या? वेलिकोंडा पहाड़ियाँ। और इसके दक्षिण में और आंध्र प्रदेश में है ये भी, ये आ जाती है पालकोंडा। कौन सी पहाड़ियाँ आ गई है? पालकोंडा पहाड़ियाँ। समझ में आ? तो ये तीनों को तीनों पहाड़ियाँ तो कहाँ हैं? ये तीनों को तीनों पहाड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश में। एपी मतलब आंध्र प्रदेश, समझ गए आप बात। इसके बाद में देखिए यहाँ पर यह है तेलंगाना वाला क्षेत्र। यह तो पहले तो आंध्र प्रदेश का भाग था, ये है। तो यहाँ पर पाई जाती है शेषाचलम पहाड़ियाँ। पुष्पा वाली मूवी देखी आपने, उसमें वो पहाड़ियाँ हैं, वो शेषाचलम की पहाड़ियों के ही वो दृश्य हैं, है ना। तो ये शेषाचलम पहाड़ियाँ ये कहाँ है? तो ये तेलंगाना में है। अब आप देखोगे तो ये शेषाचलम की पहाड़ियाँ पालकोंडा पहाड़ियों से थोड़ी ऊपर है। तो अगर क्रम पूछें तो आप लगाओगे नल्लामल्ला, वेलिकोंडा, शेषाचलम और पालकोंडा, क्रम में अगर लगाने को पूछे तो। अभी मैं क्रम में भी लगा दूंगा। इसके बाद में तमिलनाडु क्षेत्र में 4 पहाड़ियाँ हैं मोटा मोटी, है ना। यहाँ पर आ जाता है जावारी। यहाँ पर इसके नीचे आ जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो या तो कौन से राज्य में है, या तो आपको क्रम पूछ लेगा, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। इसके बाद में है पंचमलाई, और इसके नीचे जो है पहाड़ी है सिरुमलई। समझ गया बात? सिरुमलई पहाड़ियाँ, ये चारों पहाड़ियाँ क्या हैं, कहाँ हैं? तमिलनाडु में हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो पूर्वी घाट की ये जो आप देख रहे हैं पहाड़ियाँ, ये जावाड़ी, शेरो, पंचमलाई सारी, ये किससे बनी हुई है? ये पहाड़ियाँ ये चारकोनाइट से बनी हुई पहाड़ियाँ। किससे बनी हुई हैं? चारकोनाइट्स, जो हम देखें शेल से निर्माण हुआ है इन पहाड़ियों का, है ना। तो ये हमने देख लिया पश्चिमी घाट के, पूर्वी घाट की अलग अलग पहाड़ियाँ। ये चारों पहाड़ियाँ हैं तिरुमलई, तमिलनाडु में है ना। जावाड़ी, शेवरोई, पंचमलई और सिरुमलई। अब यहाँ पर देखो ये जो नीलगिरी और तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं ना, ये यहाँ पर चंदन खूब मात्रा में उगाया जाता है। इससे शेषाचलम की पहाड़ियों में भी चंदन उगाया जाता है ना। तो यहाँ पर चंदन उगाया जाता है शेषाचलम वगैरह में। तो ये हमने देख लिया पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में सारी जानकारी हमने हासिल कर ली है। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, कौन कौन से राज्य में है, इस सारी पहाड़ियों के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है ना। तो ये बहुत आप कहोगे टफ सा भी आप इसे चैप्टर कह सकते हो। आज लेक्चर भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई नहीं। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो आप एक काम करना, फिर से वीडियो को देख लेना और स्लो करके एक पर ही आप देख लेना स्पीड पे,
और एक बार नोट्स अगर आप बनाते चलोगे, एक बार हाथ से बना लोगे ये सब पहाड़ियाँ, तो आपको याद हो जाएगी। उत्तर से दक्षिण में लगाना, कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ियाँ, ये सब यूपीएससी क्वेश्चन पूछती हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम कर लेते हैं यहीं समाप्त। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निंग अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।